हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ गुफरान असमत। आज है 20 अक्टूबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है। तो पहला आर्टिकल नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड था। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल समझने से पहले आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको इनिशियल में जब फायर करते हैं तो इनिशियल फायरिंग के लिए इसको थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक थ्रस्ट अगर इसको मिलेगा तो ये उस थ्रस्ट के वजह से कुछ हाइट तक चलती है, उसके बाद फिर वो अपना पाथ कैरी कर लेती है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल को किसी भी थ्रस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। थ्रस्टिंग जब मैं बोल रही हूँ, सेल्फ प्रपोल्शन में मैं बोल रही हूँ, तो मैं इनिशियल फोर्स के बारे में बोल रही हूँ कि जब आपका बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं तो इनिशियल कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मिसाइल जो है ये आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है और ये अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर तक जाती है। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता को कैरी करती है, इसलिए इसको फायर करने के लिए आपको इनिशियल एक थ्रस्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि इनिशियल थ्रस्ट चाहिए होता है फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन। लेकिन क्रूज मिसाइल आपकी सेल्फ प्रोपेल्ड होती है टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट। और एक इसमें ये जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है ये रॉकेट इंजन के जैसी होती है, लेकिन आपकी क्रूज मिसाइल जेट इंजन के जैसी होती है। तो रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या फ़र्क होता है? जैसे मैंने आपको बताया, क्रूज मिसाइल जो है वो आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर में ही रहती है तो ये ऑक्सीजन जो पाथ कैरी करने के लिए ये ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से ले लेती है, ये ऑक्सीजन को अलग से कैरी करके नहीं चलती है। तो उस इंजन को जेट इंजन बोलते हैं, क्योंकि जेट इंजन में इसको एयर ब्रीदर बोलते हैं, क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आपको बोला कि ये अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है एंड वापस से अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। तो अगर ये अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर रहेगी तो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर इसको ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, इसलिए इसको अपने साथ में ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। तो ये रॉकेट इंजन होता है। जैसे रॉकेट में जो इंजन होता है, रॉकेट में वो इंजन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल भी रॉकेट इंजन कैरी करता है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर को लीव कर रही है तो वो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, और इनका पाथ जो क्रूज मिसाइल का पाथ है वो यूजुअली शॉर्ट होता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये लो प्रिसीजन होती है, क्योंकि ये अनगाइडेड होती है फॉर मोस्ट ऑफ इट पाथ्स एंड इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, कोरियोलिस फोर्स, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन जो आपकी क्रूज मिसाइल है ये बहुत हाई प्रिसीजन वाली होती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली प्रोपेल्ड होती है और ये अपने टारगेट को एकदम परफेक्टली हिट करती है। ओके, इसका जो रेंज होता है बैलिस्टिक मिसाइल का वो 3000 to 12,000 किलोमीटर होता है। ओके, क्योंकि देर इज़ नो फ्यूल रिक्वायरमेंट आफ्टर इट्स इनिशियल ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि एक बार वो ट्रेजेक्ट्री के पाथ में एंटर कर जाती है तो उसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपकी क्रूज़ मिसाइल होती है वो 500 किलोमीटर्स के बिलो होती है और वो कॉन्स्टेंटली प्रोपेल्ड होती है टू हिट द टारगेट विथ हाई प्रिसीजन। जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो हेवी पेलोड को लेकर के जाती है, लेकिन क्रूज मिसाइल की जो पेलोड कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है वो मल्टीपल पेलोड्स को एक साथ कैरी करती है, लेकिन जनरली आपकी क्रूज मिसाइल यूजुअली सिंगल पेलोड को कैरी करती है। ये एक से ज़्यादा भी पेलोड लेके जाती है, बट यूजुअली इट प्रेफर्स टू कैरी अ सिंगल पेलोड। ये जो है इट इज़ डेवलप्ड प्राइमरीली टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने के लिए जनरली बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जाता है, लेकिन कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने के लिए जनरली आपका क्रूज़ मिसाइल को यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंस कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं क्रूज़ मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल का। इंडिया में आपका पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, अग्नि-2, धनुष, ये सारा मिसाइल्स जो हमारा है बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। ये काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और अग्नि-5 एंड अग्नि-6, अग्नि-5 इंडिया डेवलप कर चुका है, इंडिया अग्नि-6 डेवलप करने वाला, तो ये सब बहुत हाई रेंज वाली मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आपकी क्रूज़ मिसाइल की
एग्जाम्पल है। और ब्रह्मोस मिसाइल को आपका इंडिया और रशिया ने मिल करके बनाया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। ब्रह मीन्स ब्रह्मपुत्र जो एक इंडिया की नदी है, और मॉस मीन्स मॉस्कोवा जो एक रशिया की नदी है। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक एग्जाम्पल है क्रूज मिसाइल का। तो ये सारा आपका डिफरेंस हो गया। अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि मिसाइल को हमने ये तो देख लिया कि मिसाइल हमारा या तो क्रूज मिसाइल हो सकता है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल होता है। मिसाइल को हम उसके स्पीड के बेसिस पे भी हम मिसाइल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, तो स्पीड के मिसाइल में जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल जो सबसोनिक मिसाइल, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाई सुपरसोनिक, ये सारा आपने पढ़ा होगा। ये सारे मिसाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैक नंबर का यूज़ किया जाता है। मैक नंबर में जितना ज़्यादा मैक नंबर होगा आपका किसी भी मिसाइल का, उतना ज़्यादा वो मिसाइल केपेबल होगा। जितना ज़्यादा आपका कोई मिसाइल का मैक नंबर होगा, वो उतना ज़्यादा वो मिसाइल केपेबल होगा। तो मैक नंबर क्या होता है आपका? मैक नंबर कोई बता सकता है मुझे मैक नंबर क्या होता है? चलिए कोशिश करिए। ओके, तो मैक नंबर जो होता है ये आपका रेशियो होता है स्पीड ऑफ द रॉकेट टू द स्पीड ऑफ द साउंड। इसको हम स्पीड ऑफ द साउंड के हिसाब से कंपेयर करते हैं। जब रॉकेट इज़ फ्लाइंग एट लेस देन 1 मैक, मतलब वो सबसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। एंड इफ इट इज़ ट्रैवलिंग एट अबाउट 1 मैक तो वो ट्रांससोनिक होता है। इट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एंड ग्रेटर देन 1 मैक इज सुपरसोनिक। तो ये रेशियो होता है आपका स्पीड ऑफ द रॉकेट टू द स्पीड ऑफ द साउंड। इसको हम लोग मैक नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका है सबसोनिक, इसको हम स्पीड के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से सबसोनिक का मैक नंबर कितना होता है। तो सबसोनिक जनरली आपका इसका मैक नंबर लेस देन 0.8 होता है। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक में आपका जो मैक नंबर होता है ये जनरली 0.8 टू 1.2 तक वैरी करता है। इसको कभी कभी हम 1 मैक भी बोलते हैं। इसकी रेंज 0.8 टू 1.2 होता है। नेक्स्ट होता है आपका सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये होता है 1.2 टू 5 मैक तक। ये मैं 5 लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे मैक बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप ये चीज़ को समझिएगा। तो ये 1.2 टू 5 मैक तक सुपरसोनिक मिसाइल जाती है। नेक्स्ट इज़ आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो मिसाइल होती है ये जनरली मोर देन 5 ग्रेटर देन आपकी 5 मैक होती है, और ये 5 टू 10 मैक तक ऐसा बोलते हैं। ये 5 टू 10 मैक तक का इसका स्पीड होता है। ओके, इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो होती है हाई हाइपरसोनिक। हाई हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है आपकी वो 10 टू 25 मैक तक जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको मिसाइल में इट्स अ सबसोनिक मिसाइल या ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक कुछ भी लिखा होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि वो उसकी स्पीड के बारे में बोल रहा है। और जितना ज़्यादा मैक नंबर होता है आपका स्पीड उतनी ज़्यादा ही होती है। अब आपका इंडिया जो है, इंडिया ने क्या क्या किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए मैंने बोला आपका 5 टू 10 मैक के अंदर जो होता है उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो इंडिया भी वर्क कर रहा है ऑन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ में। एज़ फार एज स्पेस को कंसर्न किया जाता है तो इंडिया ने अपना कैपेबिलिटी प्रूव किया है थ्रू द टेस्ट ऑफ एसैट। एसैट टेस्ट प्रूव किया है अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंदर इन्होंने ये एसैट टेस्ट किया है जहाँ से उन्होंने स्पेस डिब्रिस पे फायर किया था एक हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो ये आपको याद रखना है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है आपका ये डेवलप एंड टेस्ट किया जा रहा है बोथ बाय इसरो एंड DRDO, दोनों इस चीज़ के ऊपर फंक्शन कर रही है। ओके, रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है। किस चीज़ का फ्लाइट टेस्ट किया है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसको सक्सेसफुली किसने टेस्ट कर लिया है? इसको DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है विद अ कैपेबिलिटी टू ट्रैवल
एट अ टाइम 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो हाइपरसोनिक के फील्ड में इंडिया ये सारा काम कर रहा है। एक और चीज़ जो हमारा है हाइपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक विंड टनल। ये विंड टनल एक टेस्ट फैसिलिटी है डीआरडीओ की, डीआरडीओ की टेस्ट फैसिलिटी है। इसको इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये एक प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन इनक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी है जो स्टिमुलेट करता है बिटवीन मैक 5 टू 12। ये एक टनल बनाया गया है हैदराबाद में। ये प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन टनल है जिसकी जो इस जेट फैसिलिटी की जो स्पीड स्टिमुलेशन है वो 5 टू 12 मैक के बीच में होती है। ओके, तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है राइट टू बेल कम्स बिफोर दैट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रो, कि राइट टू बेल आपका किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो ऐसा एक जजमेंट में बोला गया है कि राइट टू बेल आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एंड सच राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। मतलब राइट टू बेल लेना आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको पता होगा, राइट टू लिव विथ चॉइस एंड डिग्निटी आपका आर्टिकल 21 होता है। बहुत पावरफुल आर्टिकल होता है और इस आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका दो और आर्टिकल होता है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 20 एंड 22 मिल करके आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो आर्टिकल बनाया गया है, आर्बिट्री अरेस्ट एंड आर्बिट्री कन्वेंशन। आर्टिकल 22 इज़ आर्बिट्री अरेस्ट एंड आर्टिकल 20 इज़ आर्बिट्री कन्वेंशन। ये आपका स्टैटिक पॉलिटी टॉपिक हो गया। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो आपका राइट टू बेल है ये एक फंडामेंटल राइट होता है और इसको हम पैंडमिक के टाइम में भी सस्पेंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप किसी इंसान को 90 डेज़ के लिए जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं और 90 डेज़ के बाद ही इज़ एंटाइटल टू अ डिफ़ॉल्ट बेल, उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कि गवर्नमेंट ने रिवैम्प किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये 2016 की प्रोग्राम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। ओके, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये वन नेशन वन स्कीम थीम के अंदर आ गया। इस स्कीम ने रिप्लेस किया था दो स्कीम को, वो था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और जो मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था, इन दोनों को इन्होंने रिप्लेस किया है। It was launched along with two schemes, weather-based crop insurance scheme and restructured pilot unified package infrastructure scheme। इसके साथ साथ में इसको लॉन्च किया गया था। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना है, फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करना है, डबल नहीं करना है। तो ये ध्यान में दीजिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये बीमा योजना है। यहाँ पे आपका किसी भी तरह से फार्मर की इनकम डबल नहीं हो रही है, यहाँ पे फार्मर का जो इनकम है वो स्टेबलाइज हो रहा है, ये डबल नहीं हो रहा है। ये इनकरेज करता है फार्मर्स को टू अडॉप्ट इनोवेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और ये इंश्योर करता है कि फार्मर को आपका क्रेडिट, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका जो क्रेडिट है, पैसा का सप्लाई जारी रहे। ओके, इसका कंपोनेंट क्या है? यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% मिलता है इसमें ऑल खैरिफ। अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो आपको 2% मिलता है फॉर ऑल खैरिफ क्रॉप्स, 1.5% मिलता है रैबी क्रॉप्स के लिए और 5% मिलता है जितने भी कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनके लिए। तो ये नंबर याद करना आपके लिए ज़रूरी है। 2% खैरिफ क्रॉप के लिए, 1.5% आपका रैबी क्रॉप के लिए एंड 5% आपका हॉर्टिकल्चर के लिए है। ओके, नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी। अर्लियर देयर वाज ए कैपिंग, इससे पहले आपका कैपिंग था गवर्नमेंट सब्सिडी में, अभी कुछ भी कैपिंग नहीं हुआ है। बट नाउ द फार्मर्स विल गेट क्लेम अगेंस्ट फुल सम इंश्योर्ड विदाउट एनी रिडक्शन। अभी अगर आपका फसल बर्बाद होता है तो फार्मर्स विल क्लेम अगेंस्ट फुल सम विदाउट एनी रिडक्शन, बट उससे पहले कुछ कैपिंग लगा हुआ था।
इवन फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर ऑल्सो कवर्ड। अभी आपका इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर हो रहा है। इसमें एरिया अप्रोच बेसिस यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है। हम स्मार्टफोन्स, रिमोट सेंसिंग ये सब यूज़ करके मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को और असेसमेंट करेंगे इन सब चीज़ों को देख करके। पहले ये कंपलसरी था लोनी फार्मर्स के लिए और वॉलेंटरी था अदर फार्मर्स के लिए, बट ये अब वॉलेंटरी है। हर टाइप के फार्मर्स के लिए ये वॉलेंटरी है कि वो ये प्रीमियम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है जो चीज़ें चेंज हो गई है यहाँ पे, कि अब ये वॉलेंटरी है, बिल्कुल भी कंपलसरी किसी भी के लिए नहीं है। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कवर होता है। हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, 2% फॉर खैरिफ क्रॉप, 1.5% फॉर रैबी क्रॉप एंड 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड फार्मर्स या लोनी है या नन लोनी है, शेयर क्रॉपर है या टेनेंट फार्मर्स है, सबको ये वॉलेंटरी बेसिस में है। तो ये सब फार्मर्स के लिए ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये अब एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अब हम अपना आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नाटो से रिलेटेड है। हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं नाटो को। तो नाटो स्टार्ट कब हुआ था? ओके, तो नाटो बनने का बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या रहा है, तो मैं इस चीज़ को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था 1945 टू 1991 के टाइम में, ये इसको कोल्ड एरा बोलते हैं। दिस वाज एन एरा ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड इट्स सैटेलाइट स्टेट्स, जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट है, और यूनाइटेड स्टेट्स और उसका अलाइज जैसे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट है। अगर मैं आपको ये मैप बना करके समझाऊं तो आपका अमेरिका, सपोज अमेरिका यहाँ पर आता है, आपका यूरोप यहाँ पे आता है, और ये आपका रशिया हुआ, ये आपका यूरोप हुआ, ये आपका रशिया हुआ, जो एशिया, ये हमारा एशिया वाला पार्ट होता है, ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, ये आपका साउथ अमेरिका हुआ वर्ल्ड मैप, और ये आपका अफ्रीका हुआ। तो वर्ल्ड मैप जनरली आपका ऐसा होता है। तो ये जो आपका नाटो था, कोल्ड वॉर का एरा था, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा था सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन रशिया यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर के साथ साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है, जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट है, अगर हम यूरोप को ऐसे बीच से डिवाइड कर दे तो ये ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट हो गया, ये वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट हो गया। तो ये ईस्टर्न यूरोपियन जो स्टेट्स है वो आपका यूएसएसआर के साथ चला गया था। ओके दोस्तों, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विथ इट्स अलाइज, जिसको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री बोलते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स और ये आपका हो गया वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इन दोनों स्टेट्स के बीच में पड़ रहा था। वर्ल्ड वार 2 के बाद द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स डोमिनेटेड बाय 2 सुपर पावर, जिसको द सोवियत यूनियन एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। द 2 सुपर पावर्स वे प्राइमरली इंगेज्ड इन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द कैपिटलिस्ट यूएसए, जो यूएसए है आपकी वो कैपिटलिस्ट मार्केट को फॉलो कर रही थी, एंड आपकी जो यूएसएसआर है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आपका आज का प्रेजेंट डे रशिया है, ये कम्युनिस्ट रिजीम को फॉलो करना चाहता था, कम्युनिस्ट। तो यहाँ पे आइडियल क्लैशेस चल रहे थे। ओके, अब इस एरा को हम कोल्ड क्यों बोलते हैं? कोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देर वॉज नो लार्ज स्केल फाइटिंग विच वॉज गोइंग ऑन डायरेक्टली बिटवीन 2 स्टेट्स। इनडायरेक्टली यहाँ पे कोल्ड सिचुएशन था, इसलिए इसको कोल्ड एरा बोलते हैं। क्योंकि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में टिपिकल लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस तरह का यहाँ पे कुछ भी देखा नहीं गया। तो कोल्ड वॉर जो है आपका वो अलाइड कंट्रीज़ में आपका फ्रांस, यूएसए, ये सारा आ गया वर्सेस यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो कोल्ड वॉर का रीज़न क्या रहा था, वो चीज़ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोल्ड वॉर का रीज़न क्या था? देखिए, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जो अलाइड कंट्रीज थी, यूएस, यूके एंड फ्रांस एंड सोवियत यूनियन, ये सारे मिल करके फाइट कर रहे थे किसके अगेंस्ट? एक्सिस पावर के अगेंस्ट। इनको हम पहले अलाइड पावर्स बोलते थे, और एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। एक्सिस पावर में आपका नाजी जर्मनी आ जाता है, नाजी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया। तो इन सब के खिलाफ ये अलाइड पावर, एक्सिस पावर
का झगड़ा हो रहा था। ये वर्ल्ड वार के टाइम में हुआ था। वर्ल्ड वार में जो आपका यूएसएसआर था वो आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड यूएसए के साथ में ही था। उसको अलाइड पावर बोलते थे और ये एक्सिस पावर के साथ झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जब दिस वॉर टाइम अलायंस कुड नॉट वर्क आउट आफ्टर वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार टू के बाद ये जो इनका कोलैबोरेशन था ये वर्कआउट नहीं कर पाया ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। वो रीजंस क्या क्या रहा मैं आपको बताती हूँ अभी। ओके, रीज़न ये था कि जब आपका वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गया तो आपका एक कॉन्फ्रेंस होता है बर्लिन में 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होता है अमोंग यूएस, यूके एंड रशिया टू डिस्कस ऑन वेरियस थिंग्स। ओके, तो उसमें जो ये लोग डिस्कशन करना चाहते थे वो था कि जो जर्मनी आपका वर्ल्ड वार टू में डिफीट हो गया था, हिटलर वॉज डिस्ट्रॉयड इन वर्ल्ड वार टू, तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफीटेड जर्मनी ये डिस्कशन करना चाहते थे ये लोग। ओके, देन ये लोग पोलैंड का बाउंड्री डिमार्केट करना चाहते थे। पोलैंड वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड, तो उनका बाउंड्री, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया के ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना चाहते थे कि किधर कितना कौन लेकर के जाएगा, क्योंकि पार्ट्स डिवाइड होने वाले थे। और ये इस और एक चीज़ पर डिस्कस करना चाहते थे, वो था कि जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, उसका रोल क्या रहेगा ईस्टर्न यूरोप में उनका रोल क्या रहेगा। तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन जो कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बर्लिन में, यूएस, यूके एंड सोवियत यूनियन में, वो लोग यहाँ पे ये सारा मैटर को डिस्कस करना चाहते थे। ओके, सोवियत यूनियन जो था वांटेड सम पोर्शन ऑफ पोलैंड, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से देखा है तो पोलैंड इज़ अ कंट्री जो बहुत नेबर में है, बाउंड्री शेयर करता है आपका सोवियत यूनियन के टाइम में, उस वक्त के टाइम में। तो वो चाहता था कि सम पोर्शन ऑफ पोलैंड टू बी मेंटेन्ड एज अ बफर जोन, वो उसको बफर जोन के जैसा रखा जाए। लेकिन यूएसए एंड यूके ने इस चीज़ पे वो अग्री नहीं किए, दे डिड नॉट अग्री टू दैट। ऑल्सो यूएसए ने इन्फॉर्म नहीं किया था सोवियत यूनियन को कि वो किस तरह का बॉम्ब ड्रॉप करे हैं ऑन जापान में 2 बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएसए ने, आपको पता होगा तो, हिरोशिमा एंड नागासाकी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये 2 बॉम्ब था जो यूएसए ने आपका ड्रॉप किया था जापान का। तो ये वो एग्जैक्ट नेचर क्या था बॉम्ब का वो भी सोवियत यूनियन को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। दिस क्रिएटेड सस्पेंशन इन सोवियत यूनियन अबाउट द इंटेंशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, जो इम्बाइटर किया उनके अलायंस को। ओके, तो ये सस्पिशन आपका ज़्यादा क्रिएट होने लगा सोवियत लीडरशिप में। उसके बाद आपका ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन अनाउंस होता है 1947 में। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अनाउंस होता है बाय प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है आपका वॉज अ यूएस पॉलिसी, एक यूएस की पॉलिसी थी टू स्टॉप सोवियत यूनियंस कम्युनिस्ट एंड इम्पेरियलिस्ट एंडिवर्स थ्रू वेरियस वेज लाइक प्रोवाइडिंग एड टू अदर कंट्रीज। ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन की एक डॉक्ट्रिन थी। इस डॉक्ट्रिन में उन्होंने एक पॉलिसी डिज़ाइन किया था कि हम जो है कि यूएस फाइनेंशियल एड और इकोनॉमी ग्रीस, टर्की, इन सारे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेगा, तो ये आपका एक्ट करता अगेंस्ट सोवियत यूनियन। ओके, हिस्टोरियंस ने बिलीव किया है दैट अनाउंसमेंट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन मार्क द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो जब ऐसा डॉक्ट्रिन अनाउंस किया गया तो उसके बाद आपका यूएसएसआर और ज़्यादा ऑफेंड हो गया। तो यहाँ से आपका जो है कोल्ड वॉर का डिक्लेरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन जो है आपका ये कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। उसके बाद आपका एक आयरन कर्टन आता है, आयरन कर्टन। अब रशिया ने कुछ किया, यूएसए ने कुछ किया है तो आप रशिया भी कुछ करेगा। तो आयरन कर्टन जो है एक पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर था विच वाज इरेक्टेड बाय सोवियत यूनियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू टू सील ऑफ इटसेल्फ, अपने आप को सील कर लेना and its independent Eastern European from the open contact to the Western and non-communist area.
तो ये आयरन कर्टन ऐसा कोई सच का आयरन का कर्टन नहीं था, ये पॉलिटिकल मिलिट्री आइडियोलॉजिकल बैरियर था कि ये अपने आप को कट ऑफ करना चाहता था वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि वो जनरली, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, वो कैपिटलिस्ट डोमेन को फॉलो करती है हमारी यूएसए, और यूएसएसआर हमारा उसका आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट रीजन में था। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द आयरन कर्टन विद द कंट्रीज दैट वे कनेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियत यूनियन, हालांकि जो वेस्ट साइड में कंट्री थी दैट वे द अलाइज ऑफ यूएस यूके। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपका ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन क्या है एंड आयरन कर्टन क्या है। अब इसी के बेसिस पे आपका एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है, एक वॉर्सो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉशिंगटन ट्रीटी के बेसिस पे बनी है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ओके, ये हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन, आपको बस बेल्जियम याद रखना है कि ये बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। तो क्या बताया मैंने आपको नाटो के बारे में, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपका बर्लिन ब्लॉकेड था वहाँ से ये वाला चीज़ आपका बनकर क्या है। तो इसी के अगेंस्ट में जब ये आपकी जो ये सारी कंट्रीज़ है ये नाटो बनाती है, तो रशिया आपका वार्सो पैक्ट लेकर के आता है। The Warsaw Pact was signed between Russia and her satellite states shortly after Germany was admitted to NATO। तो जर्मनी को इन लोगों ने नाटो में एडमिट कर दिया था, इसलिए आपका रशिया ने वार्सो पैक्ट बनाया था। ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था which the western countries perceived as a reaction against West Germany's membership of NATO। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नाटो के अगेंस्ट में आपका वार्सो पैक्ट बना था। अब नाटो के बारे में हम देखते हैं कि इसमें 12 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था, अभी प्रेजेंटली इसमें 30 कंट्री है। लेटेस्ट कंट्री जो ऐड हुआ है वो आपका नॉर्थ मैसेडोनिया है। ओके, NATO membership open है any country of European state which is in a position to further the principle of this treaty and contribute to the security of the North Atlantic area। ओके, तो ये सारी कंट्री है जो नाटो के अंदर में आती है। आप देख लीजिए, एक बार नाम आपको याद नहीं करना है, बस ध्यान में होना चाहिए। अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, मॉन्टेनीग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, लेटेस्ट एडिशन है ये, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन। ये देखिए, ये एक कंट्री है टर्की। टर्की जो है आपका जनरली 97% ऑफ द एरिया टर्की का आपका एशिया में आता है, लेकिन फिर भी टर्की जो है वार्सो के अंदर नहीं आकर के टर्की आपकी नाटो के अंदर में आती है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है टर्की के बारे में कि टर्की नाटो की है, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको आपके लिए क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा रिलेटेड है IEA से। IEA मीन्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 पेरिस फ्रांस में। ये डेवलप किया था एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। OECD के फ्रेमवर्क में इसका डेवलपमेंट हुआ है। OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हालांकि आपका जो IEA है एक ऑटोनमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये डेवलप किया है ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। और इसका हेडक्वार्टर आपको मैंने बताया, इसका हेडक्वार्टर पेरिस है। जो आपका IEA है ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज इन द वेक ऑफ द ऑयल क्राइसिस 1973-74 में ऑयल क्राइसिस चल रहा था। तो टू हेल्प इट्स मेंबर्स रिस्पॉन्ड टू मेजर डिस्ट्रप्शंस इन ऑयल सप्लाई आपका IEA का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, देन ओवर द टाइम इसका जो मैंडेट है वो एक्सपैंड हो गया, ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग की ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स, प्रमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसी, इंकरेजिंग मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। ये स्टार्ट तो ऑयल क्राइसिस के वेकअप में हुआ था, बट धीरे धीरे इसने अपनी मैंडेट को इंक्रीज कर दिया। इसका जो एरिया ऑफ फोकस है उसको 3 E's या फिर 4 E's बोलते हैं। ये जनरली फोकस करता है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में फोकस करता है, एंड अब लेटेस्ट हम बोलते हैं ये इंगेजमेंट,
इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ये इसका 4th ई आता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक और चीज़ आपको याद रखना है, एट प्रेजेंट इसके पास 30 मेंबर्स हैं, लेकिन अगर किसी एक कंट्री को आईईए का मेंबर बनना है तो उस कंट्री को पहले ओईसीडी का मेंबर होना पड़ेगा। ओईसीडी का मेंबर होना पड़ेगा तभी वो आईईए का मेंबर बन पाएगा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने भी ओईसीडी के मेंबर्स हैं दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ आईईए। ये बस एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है तो आपको इस रोड को लेकर के आना होगा। पहले आप ओईसीडी के मेंबर बनेंगे, फिर आईईए के मेंबर बनेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ओईसीडी के मेंबर्स हैं बट अभी वो आईईए के मेंबर्स नहीं है। रिसेंटली इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट डाला है आईईए के साथ टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बट क्या इंडिया मेंबर है आईईए का? नो, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईईए और ओईसीडी। आईईए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान देना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आपका आईईए पब्लिश करती है वो मैं आपको यहाँ पर लिख करके दे देती हूँ, आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए। एक रिपोर्ट है आपका ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, यह आपकी आईईए पब्लिश करती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक मैंने आपको बता ही दिया है इस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, ये एक रिपोर्ट हो गई। और एक रिपोर्ट है आपकी एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। तो ये इतनी सारी रिपोर्ट्स है जो आपकी आईईए के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो आई होप सो चीज़ें आपके लिए क्लियर है। आज के लिए इतना ही था। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्या इंडिया फुल टाइम मेंबर बन गया है आईईए? क्या नॉर्थ मैसेडोनिया क्या 30th मेंबर कंट्री है नाटो की? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना was it made mandatory from 2021 बजट? राइट टू बेल क्या एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर? बैलिस्टिक मिसाइल क्या रॉकेट इंजन के जैसा काम करता है? तो अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं कि इंडिया जो है फुल टाइम मेंबर नहीं, एसोसिएट मेंबर बनी है। आई टोल्ड यू इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईईए। नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो की मेंबर बनी है, करेक्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या मैंडेटरी हो गया? नो, इट इज़ वॉलेंटरी। राइट टू बेल क्या फंडामेंटल राइट है? करेक्ट, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। बैलिस्टिक मिसाइल क्या रॉकेट इंजन पे काम करता है? यस, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन एंड क्रूज मिसाइल इज जेट इंजन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे।